अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं बरसों दिलो दिमाग से महव ना होने वाली एक अनमिट, हैरत अंगेज, तहय्युर अंगेज और अछूती कहानी। मुसन्निफ मोहम्मद कासिम रहमान, जालिम सलातिया। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। शुक्रिया। रेहाना मुझसे नाराज़ थी और मैं बहुत परेशान था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मगर रेहाना की नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। रेहाना से मेरी मुलाकात इस वक्त हुई थी जब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम देकर गांव गया था। रास्ते में रेहाना कुएं पर पानी भर रही थी और वो मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी थी। अगले दिन रेहाना को अपने घर देखकर मैं हैरान रह गया था। बाद में दादी से मालूम करने पर पता चला कि वो मेरी दूर की कज़न है, यानी मेरी दादी के भांजे की बेटी है। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि हमारे ख़ानदान की बरसों की रिवायत है कि शादी बरादरी से बाहर किसी सूरत नहीं हो सकती। फिर मैंने अम्मी से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अम्मी ने भी जालिम समाज का किरदार अदा करने की बजाय एक अच्छी माँ होने का सबूत दिया और मेरी और रेहाना की मंगनी बड़े आराम और सुकून से हो गई और ये तय पाया कि जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो शादी हो जाएगी। फिर 4 साल गुजर गए। मैंने बीए का इम्तिहान दिया और गांव आ गया। 4 सालों में रेहाना से मेरा राब्ता मुस्तकिल रहा और मुझे ये जानकर शदीद हैरत हुई कि रेहाना महीने में एक मरतबा चांदनी रात में जंगल में जाती है। मैंने जब इसकी वजह रेहाना से पूछी तो वो बोली, जमील, जंगल में चांदनी रात में बहुत मज़ा आता है। वहाँ शबनम से भीगी हुई नरम नरम घास पर नंगे पैर चलते हुए बहुत ज़्यादा लुत्फ महसूस होता है। रेहाना की बातें सुनकर मैं वर्ताए हैरत में रह गया। मैंने रेहाना से कहा, अगर कोई जंगली जानवर या दरिंदा तुम्हारी इस नरम नरम घास पर आ गया तो मेरा क्या होगा? मेरी बात सुनकर रेहाना बोली, कुछ भी नहीं होगा, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मैं गुस्से में भूल गया कि रेहाना लफ्ज़ ढीठ को किस कदर नापसंद करती है। मैंने कह दिया, रेहाना तुम बहुत ढीठ हो, और रेहाना नाराज़ हो गई। वो 2 दिन गुजर गए थे और रेहाना राज़ी ना हुई। मैं बहुत टेंशन में था कि रेहाना को कैसे राज़ी करूं। मैं सोच ही रहा था कि मेरा दोस्त फवाद आ गया। क्या हुआ जमील, क्यों इतने गुमसुम हो? फवाद ने मुझसे पूछा। मैं बोला, यार रेहाना मुझसे नाराज़ है, कैसे मनाऊं इसको? फवाद कुछ देर खामोश बैठा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर एकदम बोला, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैंने जल्दी से पूछा। तुमने मुझे बताया था कि रेहाना हर चांद की 14वीं रात जंगल में गुजारती है। तुम भी कल जंगल में जाकर इसको सरप्राइज़ देना, वो एकदम मान जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये रेहाना को मनाने का बेहतरीन हल है। मैं खुश होते हुए बोला, तो ठीक है, कल वो जंगल में जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम जंगल चले जाना। फवाद ने कहा। यार मैं अकेला जंगल में जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज़, मैंने कहा। फवाद ने पहले तो पसो पेश की, बाद में अपना सर इस्बात में हिला दिया। मैं कैसे जंगल में आया था मुझे मालूम नहीं था, लेकिन शायद मैं रास्ता भूल गया था। अब इस घने जंगल में शायद मैं रास्ता तलाश कर रहा था, मुझे खुद मालूम नहीं था। मैं एक अजीब गोशे में आ गया था। यहाँ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। एक तरफ एक लंबा चौड़ा गड़ा था, जबकि इस गड़े के करीब एक दरख्त था। वो दरख्त पत्तों से बेनियाज था, लेकिन इसकी शाखों के सिरों पर नई कोपलें फूट रही थीं और इन नई कोपलों से सुर्ख सुर्ख कतरे नीचे ज़मीन पर गिर रहे थे। मैं तजस्सुस के मारे इस दरख्त तक आया और ये देखकर मेरी खौफ से जान ही निकल गई कि वो कतरे खून के कतरे थे। मैंने दरख्त के नीचे देखा तो ज़मीन पर मुझे साफ नज़र आ रहा था। वहाँ एक ताबूत रखा हुआ था। फिरोज़ी रंग का वो ताबूत मुझे तो बड़ा ही अजीब सा लगा, लेकिन अचानक कोई साया सा उड़ता हुआ आया कहीं से और इसने मुझे ऐसे उठा लिया जैसे मैं कोई मोम की गुड़िया हूँ। वो मुझे उठाकर ले जा रहा था कि अचानक कहीं से तेज़ तूफान आया और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। ना जाने कैसा पुरस्कार सा ख्वाब था। मैं खौफ से चूर चूर हो चुका था। मैंने पास पड़ा वो पानी का जग देखा, मगर इसमें पानी ख़त्म हो गया था। मैं किचन में गया, वहाँ जाकर पानी पिया और वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर सो गया। सुबह मेरी आंख ज़रा देर से खुली। नाश्ता वगैरह से फारिग हुआ तो अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी शहर में थी। मैं इस मरतबा गाँव में अकेला आया था। अम्मी से बात हुई तो उन्होंने भी अब्बू से बात करवा दी। अब्बू के पास खुद तो कॉल करने का टाइम नहीं होता क्योंकि वो अपने बिजनेस में बहुत बिजी होते हैं। रिवायती बातों के बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं सहन में चारपाई पर बैठा हुआ रेहाना के बारे में सोच रहा था कि दादी ने मुझे आवाज़ दी, जमील, जमील इधर आओ। मैं दादी के पास गया जो किचन में कुछ बना रही थी। दादी, आप क्यों काम कर रही हैं? चाची से कहती वो बना देती।
दादी को काम करता देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बेटा आसिया तो मुझे मना कर रही थी, लेकिन मेरा दिल लौकी का हलवा खाने को कर रहा था और आसिया के हाथों का बना हुआ हलवा मुझे पसंद नहीं। दादी बोली। दादी आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने पूछा। दादी ने टिफ़िन में हलवा डालते हुए कहा, ये जाकर तुम आबिद के घर दे आओ। मैंने बिना कुछ कहे दादी से टिफ़िन लिया और मामू के घर की तरफ चल पड़ा। आबिद दादी के भांजे, मेरे मामू और रेहाना के अब्बू थे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर चला गया तो सामने बैठी रेहाना ने मुंह फुला लिया। मैंने भी सोच लिया था कि अभी उसकी मिन्नतें नहीं करूँगा। ये दादी ने भिजवाया है, मैंने टिफ़िन मेज़ पर रखते हुए कहा और बाहर निकल गया। पीछे से मैंने रेहाना की बड़बड़ाहट सुनी, खड़ूस कहीं का। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और वापस घर की तरफ हो लिया। मैं 2 कदम ही चला था कि सामने से मैंने फवाद को आते हुए देखा। मुझे इस रास्ते पर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू रेहाना से कोई बात नहीं करेगा। हम आज रात जंगल में जाकर उसको सरप्राइज देकर मना लेंगे, मगर तुझे मेरी बातों पर यकीन कहाँ है? तेरे नज़दीक तो मैं अहमक हूँ ना। हस्बे रिवायत हस्बे मामूल उसका नॉन स्टॉप रेडियो का बटन ऑन हो गया था। मेरे यार मेरी बात तो सुन, मैंने उसको शाने से पकड़कर कहा। कूल हो जा, मुझे दादी ने हलवा देने के लिए भेजा था और तुम हो के शुरू ही हो जाते हो। मैं बोला। सॉरी, फवाद बोला और मैंने सर इस बात में हिला दिया। रात हो रही थी और मैं लेटा हुआ था कि फवाद का मैसेज आ गया। मैं बाहर आ गया हूँ, जल्दी निकलो। मैंने एहतियातन टॉर्च भी ले ली है। मैंने फवाद को फटाफट मैसेज किया, तो वहीं रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तकरीबन आधे घंटे में हम जंगल के वस्त में खड़े थे। यार तेरी महबूबा तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, फवाद ने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा। मैंने भी झट से बोला, तमीज से नाम ले, वो तेरी भाभी भी है। फवाद न जाने क्यों चुप सा हो गया। हमने रेहाना को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक फवाद रुक गया। क्या हुआ? फवाद से मैंने पूछा। यार जमील, आई एम सो सॉरी, फवाद ने कहा। क्यों, किस लिए सॉरी कर रहा है? मैं बोला। फवाद नदामत से चूर लहजे में बोला, यार आज चांद की 13वीं रात है और मैं जज्बात में ये समझ बैठा था कि ये चांद की 14वीं रात है। रेहाना आज नहीं आएगी, हमें कल फिर आना होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं गमो गुस्से की हालत में बोला। ये जंगल है, तुम्हारा कोई होटल नहीं, चलो वापस, मैंने कहा और हम दोनों चारों सिम्टों की तरफ देखने लगे। रेहाना को ढूंढते ढूंढते न जाने हम किस तरफ आ गए थे। किस सिम जाना है? मैंने फवाद से पूछा। मुझे खुद नहीं मालूम, फवाद बगलें झांकने लगा। धत तेरे की, अब क्या होगा? मैं वाकई परेशान हो गया था। परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो शुमाल की जानिब चलते हैं, शायद रास्ता मिल जाए, फवाद ने कहा। फवाद, ये सारी गलती तुम्हारी है। पहले तुमने कहा कि आज चांद की 14वीं रात है, हम भूल गए और अब इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा। जमील, ये टाइम लड़ने का नहीं है, हमें वापसी का रास्ता ढूंढना है, फवाद बोला और मैंने इस बात में सर हिला दिया। हम दोनों एक अजीब सी जगह पर आ गए थे। यहाँ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। हम मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। इस घास पे सांप वगैरह का भी डर था। मैंने दूर से पानी का एक तालाब देखा तो मैं हैरान रह गया। ये मैंने पहले कभी ना देखा था, और देखता भी कैसे, मैं पहले कभी इस जंगल में आया ही ना था। बेख्तियार मुझे मेरा ख्वाब याद आ गया। यार फवाद, मुझे डर लग रहा है, मैंने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, हम जंगल से निकल जाएंगे, फवाद बोला। बातें करते करते हम आगे इस तालाब के पास आ गए। इस तालाब से जरा हटकर एक दरख्त पत्तों से बेनियाज किसी भूत की मानंद खड़ा था। दरख्त के करीब दूधिया रोशनी फैली हुई थी और करीब की सारी चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आ रही थीं। दरख्त की नई कोपलों से सुर्ख सुर्ख बूंदें नीचे जमीन पर गिर रही थीं। तो क्या मेरा ख्वाब हकीकत में बदल रहा है? मैं ये सोच ही रहा था। फवाद दरख्त के पास गया और फिर खौफजदा लहजे में बोला, यार इस दरख्त से तो खून की बूंदें गिर रही हैं। मुझे कोई आसिबी मामला लगता है, यहाँ से फौरन निकलो। और मैंने भी इस बात में हिला दिया और वहाँ से तकरीबन हम भागने लगे। आधे घंटे के तगदो के बाद हम बिलाखिर जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। यार मैं अब रेहाना को कैसे मनाऊंगा? मेरी बेबसी दीदनी थी, फवाद चिढ़कर बोला। यहाँ हम मौत के मुंह से बाहर निकले हैं और तुझे अपनी महबूबा की पड़ी हुई है। तो क्या कल तुम नहीं आओगे मेरे साथ? मैं बेबसी में बोला। नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, मैं इसे दांव पर नहीं लगा सकता। अच्छा अब मैं जाता हूँ, फवाद ने कहा और अपने घर की तरफ मुड़ गया। मैं भी घर आया और शुक्र किया कि सब सो रहे थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 2:45 का टाइम था। मैं फटाफट बिस्तर में घुसा और सो गया। सुबह मेरी आंख 11 बजे खुली। सर भारी हो रहा था और टेम्परेचर भी हो रहा था। मैं हिम्मत करके उठा और जाकर नीम गर्म पानी से नहाया।
اور پھر چائے پینے کے بعد طبیعت ذرا بحال ہوئی۔ میں باہر نکل آیا اور ایک طرف کو چلنے لگا بے مقصد۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، ریحانہ کو کیسے مناؤں؟ اوپر سے فواد میرے ساتھ جنگل میں چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کل رات جو ہوا اس نے میرے اعصاب کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اس پراسرار درخت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انسان کی فطرت میں تجسس کا مادہ کچھ زیادہ پایا جاتا ہے۔ مجھے بھی تجسس تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن فواد ساتھ چلنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ سوچتے سوچتے پتہ بھی نہ چلا کہ میں کب ریحانہ کے گھر کے قریب آ گیا۔ مجھے پتہ نہ چلا۔ میں نے سوچا ایک کوشش اور کر لیتا ہوں، اور میں ریحانہ کے گھر کے اندر چلا گیا۔ ریحانہ کی امی کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا، اور ماموں کھیتوں میں کام کرتے تھے، اس لیے ریحانہ اکیلی ہی ہوتی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ریحانہ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں ریحانہ کے قریب چلا گیا۔ ریحانہ نے مجھے دیکھا اور بولی، ابو گھر میں نہیں ہے، کیا کام ہے تمہیں؟ ریحانہ، آئی ایم سوری، میں نے کہا، اور رات میں ہونے والا سارا واقعہ اس کو بتا ڈالا۔ میری باتیں سن کر ریحانہ بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہاری قسم سے میں سچ کہہ رہا ہوں ریحانہ، میں نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کل رات ہم دونوں ادھر چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، ریحانہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ ریحانہ، کچھ غلط نہ ہو جائے لیکن، میں بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، ریحانہ بولی۔ میں بھی ریحانہ کی ناراضگی کے ڈر سے چپ ہو گیا۔ دوسرے روز کی شام بہت سہانی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور میں صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے امی کا فون آیا تھا، وہ واپس آنے کا کہہ رہی تھی، اور میں نے بھی کہہ دیا کہ ایک ہفتے میں آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد فواد بھی آ گیا۔ جمیل، کیسے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے کبھی کی ہی نہیں، میں بولا۔ اچھا یار سوری، کل ہم جنگل میں جائیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ اس درخت کے کیا اسرار ہیں، فواد نے کہا۔ میں نے ریحانہ کو بتایا کہ ریحانہ مجھ سے راضی ہو گئی ہے اور وہ بھی اس درخت کے اسرار جاننا چاہتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، کل رات ہم تینوں جنگل میں جائیں گے، فواد نے کہا۔ یار پہلے میں ریحانہ سے پوچھ لوں نا کہ وہ تمہیں ساتھ لے جانے پر آمادہ بھی ہے کہ نہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کال کرو بلکہ میسج کر دو۔ میں نے ریحانہ کو میسج کیا اور اسے بتایا کہ فواد ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ کچھ دیر میں اس کا جواب آ گیا، 1 سے بھلے 2، 2 سے بھلے 3۔ ریحانہ نے رات کو ہمارے گھر رکنے کا پلان بنایا ہوا تھا تاکہ رات کو ہم آسانی سے اپنا مشن سر انجام دے سکیں۔ ریحانہ چاچی کے کمرے میں سوئی تھی، بلکہ سونے کی اداکاری کی تھی۔ رات 9 بجے میں ریحانہ کو میسج کیا کہ چلو باہر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ریحانہ صحن میں آ گئی اور پھر ہم دونوں گھر سے باہر نکل کر گلی میں آ گئے۔ گلی سنسان ویران تھی۔ فواد کدھر مر گیا؟ ریحانہ نے پوچھا۔ اسے فون کرتا ہوں، میں نے کہا، اور اپنا موبائل نکالا تو لو بیٹری کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اچانک سامنے سے فواد آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ جب وہ قریب آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک کدال تھی۔ یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ ریحانہ نے پوچھا۔ جنگل میں کسی بھی جنگلی جانور سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اس لیے لے کر آیا ہوں، فواد بولا۔ خیر، جب ہم تینوں جنگل کی طرف چل پڑے، ہم جنگل میں جب پہنچے تو ریحانہ بولی، کدھر ہے آپ کا وہ پراسرار درخت؟ ریحانہ، جنگل بہت وسیع ہے، ہمیں درخت کو ڈھونڈنا پڑے گا، میں نے کہا۔ تو چلو ڈھونڈتے ہیں، ریحانہ بولی۔ ریحانہ، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ فواد بولا۔ ڈر کس بات کا؟ ریحانہ نے جواب دیا۔ ریحانہ، تم واقعی بہت الگ ہو، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کپ کپاتی۔ میرے لہجے میں ریحانہ کے لیے ستائش تھی۔ ریحانہ فٹ سے بولی، زیادہ مسکر لگانے کی ضرورت نہیں، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی ٹائم لگا تھا ہمیں وہ جگہ ڈھونڈنے میں، بالکل ویسی ہی جگہ تھی جیسی ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ ریحانہ نے اس پراسرار درخت کا غور سے مشاہدہ کیا۔ اب ہم کیسے جانیں گے کہ یہ سب کیا ہے؟ فواد بولا۔ ایک طریقہ ہے، ہم درخت کے نیچے کھدائی کرتے ہیں، اور ویسے بھی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ درخت کے نیچے ایک فیروزی رنگ کا تابوت ہے، میں نے کہا۔ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ فواد بولا۔ اب ہر بات تمہیں بتانا ضروری ہے، میں نے چڑ کر کہا۔ بالکل، فواد بولا۔ اس وقت لڑو مت، بعد میں لڑائی، پہلے کھدائی کرتے ہیں، ریحانہ نے کہا۔ مجھے ریحانہ پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ وہ ایک بہادر لڑکی ہے، لیکن اتنی بہادر ہے اس بات کا مجھے پتہ بھی نہ تھا۔ فواد اور میں نے کھدائی شروع کر دی۔ آدھا گھنٹے کی کھدائی کے بعد مٹی کا رنگ ہرا ہونے لگا۔ یہ مٹی تو عجیب رنگ کی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہے، ریحانہ نے کہا۔ اچانک کھدائی کے دوران مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ نیچے کوئی کھردری چیز ہے۔ میں نے فواد سے کہا کہ نیچے کوئی کھردری چیز ہے، ہاتھ سے مٹی ہٹاؤ۔ فواد نے سر اسبات میں ہلایا اور ہم ہاتھ سے مٹی ہٹانے لگے۔ آج بھی اس جگہ صاف و شفاف دودھیا روشنی موجود تھی اور ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ جلدی ہم نے فیروزی رنگ کا ایک تختہ دیکھا اور مزید کھدائی کے بعد پتہ چلا کہ وہ تابوت ہے۔ میں نے اور فواد نے تابوت باہر نکالا۔
रेहाना दिलचस्पी से ये मंजर देख रही थी। जल्दी से ताबूत खोलो, वो बोली। ताबूत को ताला नहीं लगा हुआ था। हमने आसानी से ताबूत को खोल दिया। ताबूत को खोलना था कि हम तीनों को हैरत के झटके लगने लगे। ताबूत में एक खूबरू हसीना लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, बाल सुनहरी थे और उसने लंबी लंबी सी पोशाक पहनी हुई थी। करीब ही एक छोटा सा शीशे का बक्स मौजूद था, छोटा सा, और इसमें खूनी रंग की एक जिल्द वाली मोटी सी किताब थी। ये सब क्या है? रेहाना हैरत से बोली। तो हम दोनों क्या जवाब देते? हम दोनों भी वर्ता हैरत में थे। मैं बोला, हमें किताब को देखना होगा, क्या पता असरार से पर्दा उठाने के लिए कोई क्लू मिल जाए। जमील ठीक कह रहा है, किताब उठाओ, रेहाना ने कहा। मैंने वो बक्स उठाया और ज़मीन पर दे मारा। मैंने किताब उठाई। सामने टाइटल पर इस लड़की की ही तस्वीर थी। किताब का नाम जालिम सलातिया था। किताब उर्दू में और हाथ से लिखी गई थी। हम तीनों वहीं बैठ गए। मैंने किताब खोली। दूधिया रोशनी इस कदर थी कि किताब की तहरीर साफ तौर पर नजर आ रही थी। किताब की तहरीर थी। सब जानते थे कि बादशाह बहुत रहमदिल है, मगर अपना रोब दूसरों पर रखना चाहता है। इस वक्त भी बादशाह अपने इसी रोबो दबदबे और क्रोफर से अपने तख्त पर विराजमान किसी किताब के मुताले में मशगूल था कि उसका मुकर्रब खास उसके कमरे में दाखिल हुआ और झुककर आदाब बजा लाया। बादशाह सलामत, मेरी बेटी पैदा हुई है। मैं कुछ दिन अपने अहले खाना के साथ गुजारना चाहता हूँ। बादशाह ने अपने मुकर्रब खास की तरफ देखा और फिर एकदम मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बेटी का नाम क्या रखा? मुकर्रब ने कहा, बादशाह सलामत, उसका नाम उसकी माँ ने सलातिया रखा है। बहुत खूबसूरत नाम है। ठीक है, हम तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी देते हैं, बादशाह ने कहा। मुकर्रब ने एक बार झुककर बादशाह की ताज़ीम की और चला गया। मुकर्रब के जाने के बाद वहाँ एक गोल मटोल सा बच्चा हाजिर हुआ। आओ मेरे बेटे, बादशाह बोला। वो बच्चा बादशाह का बेटा था। उसका नाम जंताश था। बाबा जान, अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था? जंताश ने पूछा। बादशाह ने अपने बेटे को अपने करीब बिठाया और बोला, मेरा मुकर्रब खास आया था कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए। छुट्टी क्यों? जंताश ने एक बार फिर सवाल किया। उसके घर प्यारी सी बेटी पैदा हुई है, इसलिए। बाबा, हम भी जाएंगे उसकी बेटी देखने के लिए, जंताश ने जिद की। बेटा, हम कैसे जा सकते हैं? ये कैसी जिद है? बादशाह ने कहा तो जंताश ने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, रो मत, तुम चले जाना, मैं तुम्हें वहाँ भिजवा दूंगा, बादशाह ने कहा। जंताश खुश हो गया। शाम के वक्त जब शहजादा मुकर्रब खास के घर में दाखिल हुआ तो घर वालों का मारे खुशी के बुरा हाल था। जंताश ने नन्ही सलातिया को देखा और इसको गोद में उठाकर खुश होने लगा। वक्त के परिंदे ने अपनी उड़ान भरी और 17 साल गुजर गए। इन 17 सालों में हर कोई ये जान गया था कि जंताश सलातिया और सलातिया से जंताश से टूट कर मोहब्बत करती है। बादशाह ने भी ये बात तस्लीम कर ली थी, लेकिन मलका को ये बात नापसंद थी क्योंकि इसको सलातिया पसंद नहीं थी। सलातिया भी ये बात जान गई थी कि शहजादे और इसकी मोहब्बत के दरमियान सबसे बड़ा कांटा जंताश की माँ है, और फिर सलातिया ने फैसला कर लिया कि वो इस कांटे को हटाकर रहेगी। सलातिया जानती थी कि मलका के पास ताकतों का अंबार है, वो एक शक्तिशाली जिनजादी है। और फिर सलातिया ने अपने उस्ताद से मशवरा किया तो उस्ताद ने बताया कि एक अमल है जिसके जरिए मलका को ज़ेर किया जा सकता है, मगर इस अमल में 21 इंसानों का खून दरकार होगा और तुम वो अमल करके कामयाब हो सकती हो, यानी ये कि मलका को मौत से हमकिनार हो जाएगी। इंसानी बस्ती इस कबीले से ज़्यादा दूर नहीं थी और ये कबीला एक गांव से ज़रा फासले पर खंडरात में मुकीम है। सलातिया ने लोगों का खून पीना शुरू कर दिया। इसने 16 इंसानों का खून पी लिया था। ये बात न जाने कैसे बादशाह को मालूम हो गई। जब सलातिया को बादशाह नेस्तो नाबूद करने के लिए आ रहा है तो जंताश ने बादशाह की मिन्नतें और वास्ते देकर ऐसा करने से रोका और बादशाह से वादा किया कि वो सलातिया को ऐसा करने से रोकेगा। जंताश सलातिया के पास गया और सलातिया से ऐसा घिनौना काम करने की वजह पूछी। जवाबन सलातिया ने बताया कि वो इसकी माँ को मारने के लिए ऐसा कर रही है। जंताश को बहुत गुस्सा आया और इसने अपनी ताकतों की मदद से सलातिया को ताबूत में दफन कर दिया और साथ में ये किताब लिख डाली। आखिर में लिखा हुआ था कि सलातिया से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मगर एक खूनी और एक ऐसे वजूद को कभी माफ़ नहीं कर सकता जो मेरी माँ की जान लेना चाहता हो। मैं अपने इल्म से देख रहा हूँ कि 3 इंसान इस ताबूत को सदियों बाद देखेंगे और इन 3 इंसानों में से किसी एक के जिस्म में सलातिया की रूह हलूल कर जाएगी। आगे सफ़ात खाली थे। हम 3 लोगों पर जैसे सख्ता सा छा गया था। गहरी खामोशी छाई हुई थी। फवाद डरते हुए बोला, अब क्या होगा? सलातिया जिंदा हो जाएगी? अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, रेहाना बोली। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर टाइम देखा। 2 बज रहे थे। हमें वापस जाना होगा।
जो कुछ होगा देखा जाएगा। इस ताबूत और किताब का क्या करें? रेहाना बोली। मेरे ख्याल में इस किताब साथ ले चलते हैं, मैंने कहा, और हम सब वापसी के लिए चल पड़े। 1 घंटे बाद मैं अपने घर में था। वो किताब मेरे हाथ में थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं बहुत टेंशन में था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। कमरे में बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए मैं छत पर आ गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं छत पर राउंड लगाने लगा। अचानक मुझे यूँ लगा जैसे कोई और भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ वही लड़की खड़ी थी। हाँ, वो सलातिया ही थी। उसके बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे। मैंने फटाफट वहाँ से दौड़ लगाई। पीछे से मुझे सलातिया के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अपने कमरे में आया, मुंह पर चादर ली और आंखें मूंद ली। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह दादी के शोर से मेरी आंख खुली। दादी कह रही थी, रेहाना बीमार हो गई है। मैंने पूछा, क्या हुआ रेहाना को? तो दादी का जवाब सुनकर मुझे ज़मीन और आसमान घूमते हुए दिखाई देने लगे। रेहाना पर आसेब का साया हो गया है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह रिएक्ट करूं। मुझे किताब वाली बात याद आ गई कि किसी एक में सलातिया की रूह हलूल कर जाएगी। मैं बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दादी ये समझी थी कि मैं रेहाना के घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं फवाद को सब कुछ बताने के लिए जा रहा था। रात को भी मैंने सलातिया को देखा था। न जाने क्या होने वाला था। दिमाग में तरह तरह के अंदेशे आ रहे थे। मैं फवाद के घर गया और इसे रेहाना के बारे में बताया। फवाद बोला, या जमील, मैंने भी कल सलातिया को देखा था। वो मेरी जानिब देखकर हंस रही थी। मेरी बात और है, तू रेहाना के घर जा, उसकी हालत देख, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। फवाद, तू ठीक कह रहे। अच्छा, मैं मामू के घर जा रहा हूँ, मैंने कहा। मैं मामू के घर आया। कमरे में मामू कुर्सी पर बैठे हुए थे। साथ में मेरी खाला और चाची भी इधर ही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो किसी ने भी कुछ खास नोटिस ना लिया। मैंने मामू से कहा, किसी अल्लाह वाले को दिखाया है? मस्जिद के पेशे इमाम साहब के पास गया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। जमील बेटा, रेहाना की हालत के पेशे नज़र में बहुत परेशान हूँ। मामू की आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक रेहाना ने आंखें खोल दी। रेहाना की आंखें इस तरह सुर्ख हो रही थीं जैसे इनमें किसी ने खून उंडेल दिया हो। हम सब ने रेहाना की तरफ देखा। रेहाना ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखों से दरो दीवार कांपने लगे। फिर वो एकदम चुप हो गई और उसने हंसना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो हंसती रही, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मुझसे ये मंजर देखा ना गया और मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरा रुख फवाद के घर की तरफ था। फवाद मुझे बाहर ही मिल गया। मैंने फवाद को सारी सूरत हाल बताई तो फवाद ने कहा, जमील, हमें शहर में किसी आमिल से रिजू करना होगा। मैंने कहा, ठीक है फवाद, चलते हैं, लेकिन इस वक्त शहर जाने वाली कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, हम बाइक पर चलते हैं, फवाद ने कहा। हम शहर पहुंचकर एक बुजुर्ग के आस्थाने में गए। हम इंतजारगाह में बैठे हुए अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। आमिल साहब का नाम गुलाब शाह था। 1.5 घंटे की जानलेवा इंतजार के बाद हमारा नंबर आया। हम कमरे में गए। कमरे में लोबान और अगरबत्तियों की मशहूर कुन खुशबू फैली हुई थी। फर्श पर एक कारपेट पड़ा हुआ था। आमिल साहब सफ़ेद लिबास में मलबूस थे। आंखों से चमक और चेहरे से रूहानियत टपकती थी। उन्होंने पूछा, बोलो बेटा, क्या मसला है? मैंने उनको बताना शुरू किया और फिर आखिर तक सब कुछ बता डाला। वो मेरी तमाम बातें निहायत तवज्जो से सुनते रहे। मेरी बात ख़त्म हुई तो वो आंखें बंद करके मुराकबे में की हालत में बैठ गए। 5 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, बेटा, आपका मसला बहुत संगीन है। आप लोग कल इसी वक्त आ जाना, फिर हम आपके साथ आपके गांव चलेंगे। शाह साहब, आपका हदिया कितना है? फवाद डरते हुए बोला। आमिल साहब ने पहले तो फवाद को तैश के साथ देखा, फिर बोले, बस मेरे लिए दुआ किया करना। हम वापस गांव आ गए। गांव में हर किसी को पता चल गया था कि रेहाना पर किसी आसेब का साया हो गया है। हर औरत, हर बच्चा बस यही कह रहा था कि रेहाना आसेबी हो गई है। टेंशन की वजह से मामू का बीपी लो हो गया था और बिस्तर से लग गए थे। जब मैं रात में सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा था। ना मैं जंगल में जाता और ना ही ये सब कुछ होता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रेहाना की गलती भी थी। उसे जंगल जाने की बेहद जिद की थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आने वाले कल के बारे में सोचना था। अगले रोज़ मैं और फवाद आमिल साहब के आस्थाने पर चले गए। इस मर्तबा हमारी बारी कुछ ही देर में आ गई। हम अंदर गए और आमिल साहब के पास बैठ गए। कुछ वजूहात की बिना पर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन इस मसले का हल मैंने ढूंढ लिया है। वो बोले, जी फरमाएं, क्या हल है? मैं बेसब्री से बोला। तुम्हें सलातिया के जिस्म और इस किताब को जलाकर खाकस्तर करना होगा, आमिल साहब ने कहा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है? फवाद ने पूछा। नहीं,
اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، عامل صاحب بولے۔ چاندنی رات تھی، میں اور فواد جنگل میں جا رہے تھے۔ فواد کے ہاتھ میں ایک کین تھا، اس کین میں مٹی کا تیل تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں وہ جگہ تلاش کر چکے تھے۔ عامل صاحب نے ایک بوتل میں دم کیا ہوا پانی دیا اور فرمایا تھا کہ تابوت کے پاس پہنچ کر اس پانی کو تابوت کے چاروں طرف حصار کی صورت میں چھڑک دینا، اور تھوڑا سا پانی تم دونوں اپنے جسم پر بھی چھڑک لینا۔ درخت کے قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ سلاتیہ اسی طرح تابوت میں پڑی ہوئی تھی جس طرح ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر ہم نے مل کر عامل صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ پھر میں نے سلاتیہ کے لاش نما جسم پر مٹی کا تیل اور ساتھ میں کتاب رکھی اور آگ لگا دی۔ آگ نے جیسے ہی کتاب کو چھوا، اس منحوس درخت کو بھی آگ لگ گئی۔ فواد اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جلدی ہم گاؤں آ گئے۔ میں اپنے بستر گھر گیا اور بستر پر لیٹ کر تمام واقعات پر غور کرنے لگا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ صبح میں جلدی اٹھا اور ریحانہ کے گھر گیا۔ ریحانہ ٹھیک ہو چکی تھی اور ماموں جان بے انتہا خوش تھے۔ ریحانہ نے مجھ سے پوچھا، جمیل مجھے کیا ہوا تھا؟ کمرے میں میرے اور ریحانہ کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے ریحانہ کو میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ سوری جمیل، میری وجہ سے یہ سب ہوا نا؟ ریحانہ نے کہا۔ سوری کی کوئی بات نہیں جانو، میں نے کہا، اور ریحانہ کے چہرے پر جھکنے لگا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی، ہٹو پرے، اور کمرے سے بھاگ گئی تو میں نے بے اختیار مسکرا دیا۔ چند ماہ بعد ریحانہ کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور ہم دونوں نے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیا۔